नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। व्यंजन संधि भाग 10 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता दत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ रलोप संधि। इस रलोप संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण सूत्र, पहला रोरी और दूसरा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। यह संधि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, महत्वपूर्ण है ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण अवधारणाओं का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। और इस महत्वपूर्ण अवधारणा को पूरी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो रलोप संधि को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक व्याकरण विधि को। एनसीईआरटी की पुस्तक व्याकरण विधि में रलोप संधि की जो परिभाषा दी है या जो उदाहरण दिए हैं वो इतने में ही सीमित है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर बाद में हम इस संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहां लिखा है र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना। माने रलोप संधि में दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहली र का लोप होता है और दूसरी पूर्व स्वर यदि ह्रस्व है तो उसका दीर्घ होता है। और यहाँ एक सूत्र दिया है रोरी। हम इस रोरी सूत्र को तो पढ़ेंगे ही क्योंकि ये र का लोप करने वाला सूत्र है, पर हमें एक सूत्र और यहाँ पर पढ़ना आवश्यक है। पूर्व स्वर को दीर्घ होने के लिए एक दूसरा सूत्र लगता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ उदाहरण वो दे रहे हैं और यहाँ छोटी सी एक परिभाषा दी है कि यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है। ये इस रोरी सूत्र से होता है और उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। इस प्रक्रिया के लिए हमको एक सूत्र और लगाना पड़ता है। उदाहरण यहाँ पर दिया है स्वर धन राज्यम, और ये र धन र आया, इस र का लोप हो गया, इस पूर्व स्वर का आ हो गया और यहाँ पर स्वराज्य बन गया। ये सारी प्रक्रिया केवल एक लाइन में है, ये आपको यहाँ समझ में नहीं आएंगी। अभी जब हम दोनों सूत्रों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इस प्रक्रिया को जब हम स्टेप बाय स्टेप माने क्रमशः करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको ये संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं रलोप संधि का पहला सूत्र रोरी। इस रोरी सूत्र में केवल दो ही पद हैं, रह री। एक में षष्ठी लगी है, एक में सप्तमी लगी है। देखिए रह यहाँ षष्ठी है और री, रह और री इसमें सप्तमी लगी हुई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किन पदों की अनुवृत्ति आती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि संधि के जितने भी प्रसंग है उसमें संहितायाम इस पद की अनुवृत्ति तो आती है, इस सूत्र की अनुवृत्ति आती है, पर अब हम यहाँ पर अन्य जो अनुवृत्ति आती है जिनसे ये हमारा सूत्र पूरा होगा उनको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो अनुवृत्ति, दो पदों की अनुवृत्ति आती है, एक तो पदस्य और दूसरा लोपः। इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है और अन्वय करने के बाद स्थिति बनती है पदस्य रह लोपः री, पदस्य रह लोपः री। आइए अब हम एक एक पद का अर्थ करते हैं तो आपको यह सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पदस्य, पदस्य माने पद के, रह, र में लगी है षष्ठी, रह माने र का, लोपः, लोपः माने लोप हो जाता है। पद के र का लोप हो जाता है माने पद के अंत में यदि ह्रस्व र है तो उसका लोप हो जाता है। कब? कह रहे री, आगे र होने पर या र परे होने पर। मतलब कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई पदांत र हो और उसके बाद फिर से र आए तो इस वाले र का लोप हो जाता है। ये रलोप संधि का पहला स्टेप है। ये
रलोप संधि की प्रथम प्रक्रिया हमने की रो री से, कि पद के अंत में अगर र है तो उस पद के अंत के र का लोप हो जाता है, अगर उसके आगे आने वाले पद में भी र हो तब। और उसके बाद फिर उसके पूर्व स्वर को जो दीर्घ होता है उसके लिए एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, वो पढ़ना भी जरूरी है, और वो सूत्र है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो णः। तो ये सूत्र है हमारे सामने, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो णः, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो णः। अब हम देखते हैं यहाँ अनुवृत्ति किसकी आती है, हालांकि संगीतायाम की तो आती है, माने संगीत संधि के प्रसंग में। और एक पद यहाँ पर आता है उत्तर पदे, उत्तर पदे ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो णः, उत्तर पदे ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो णः। और जब हमने इसका अन्वय किया तो अन्वय करने के बाद हमारा सूत्र बना ढ्र लोपे उत्तर पदे पूर्वस्य अणः दीर्घः। अब हम इसके एक एक पद का अर्थ करेंगे और इस सूत्र का अर्थ भली भांति जानेंगे। देखिए, ढ्र लोपे उत्तर पदे पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति। ढ्र लोपे, देखिए यहाँ पर ढ्र शब्द है, माने ढ और र, तो ये ढ को भी हलंत करना चाहिए। ढ और र, इन दोनों का लोप करने वाले किसके, उत्तर पदे, उत्तर पदे माने बाद वाले पद के, और लगी है सप्तमी, बाद वाले पद के परे रहने पर। थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि जो ढ्रलोप शब्द जो है, ये ढ्रलोप यहाँ पर रेफ और ढकार दोनों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। माने ऐसा उत्तर पद, ऐसा बाद वाला पद जिसमें ढ और र का लोप करने वाला पद हो, माने ढ और र का लोप करने वाला ढ और र विद्यमान हो, ऐसा उत्तर पद जब परे रहता है, माने बाद में रहता है। अभी उदाहरण से आपको ये बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो पूर्वस्य माने पूर्व के, माने पहले वाले पद के अणः, अण का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। देखिए, हमने अभी अभी हमने पढ़ा कि र के बाद, अभी हम ढ की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम रलोप संधि पढ़ रहे हैं, र का लोप करने वाली संधि। ये ढ्रलोपे में यद्यपि ढ और र दोनों के लोप की प्रक्रिया बताई गई है, पर अभी हम चूंकि रलोप संधि पढ़ रहे हैं तो केवल हम र की बात करेंगे कि र के बाद अगर र आता है तो इस र का लोप हो जाता है। ये हमने भी रोरी संधि में पढ़ा। और अब कह रहे हैं कि ढ्र लोपे माने इस ढ या र का लोप करने वाले इस उत्तर पदे, इस उत्तर पद के, कैसे र युक्त उत्तर पद के परे रहने पर क्या होता है, इस पूर्वस्य अण, इस र के ठीक पूर्व जो भी अण होगा, माने जो भी ह्रस्व स्वर होगा, अण माने ह्रस्व स्वर, अ ई ऊण, ये देखिए अण माने क्या, अ ई और उ, ये तीनों ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि दीर्घ ह्रस्व स्वरों को ही होगा। तो कह रहे हैं जो अण है, माने जो ह्रस्व स्वर है अ ई और उ, अ ई और उ, उनको दीर्घ हो जाता, माने जो ह्रस्व स्वर होगा वो दीर्घ में बदल जाएगा। अभी भी आपको ये संधि बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आई होगी, हम एक उदाहरण के माध्यम से जब इस बात को समझेंगे तो आप इसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो हमें दो बातें यहां पर याद रखनी है, एक रोरी और एक ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। देखिए, पहली बात हमें याद रखनी है कि रेफ परे होने पर पदांत रेफ का लोप हो जाता है। मतलब दो र अगर साथ में आए, पहला हलंत, तो
मतलब र के बाद अगर र आए तो इस र का लोप हो जाता है। ये पहली बात हमको याद रखनी है ना। और दूसरी बात हमें ये बता रहे हैं कि रेफ लोपकारी ये जो उत्तर पद है, माने ये जो बाद वाला पद है जिसके पहले र है, ऐसा पद जब परे है माने बाद में है, तो इस र के ठीक पहले यहां पर स्थित जो पूर्व स्वर है, अण स्वर है, माने ह्रस्व स्वर है, अगर पहले से दीर्घ है, अगर पहले संयुक्त है, तब ये स्थितियां नहीं बनेंगी। पर अगर वो पूर्व का स्वर अण है माने अ, ई या उ में से कोई है, अण है मतलब अ, ई, उ माने ह्रस्व है, तो उसको दीर्घ हो जाता है। देखिए एक उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे। स्वह राज्यम, ऐसा एक शब्द आया है ना। ये पहले क्या था, स्वह था। अब ये स्वह का जो विसर्ग है वो संधि के नियमों से, जो स्वह का विसर्ग है वो संधि के नियमों से हो गया र, है ना। कौन सी संधि, विसर्ग संधि के नियम से र हुआ है। अभी हम विसर्ग संधियां जब पढ़ेंगे तब इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। अभी हमारे सामने स्थिति आई है कि स्वर और राज्य। तो देखिए पहली शर्त है कि ये पदांत रेफ है और इस रेफ के बाद ये एक रेफ और आ रहा है, माने र के ठीक बाद र आ रहा है, तो पहले वाले र का लोप हो जाएगा। किस सूत्र से, रोरी सूत्र से। पहले वाला जो रोरी सूत्र था कि रेफ परे होने पर पदांत रेफ का लोप हो जाता है, तो ये रेफ परे है, ये रेफ परे है, इसलिए इस र का लोप हो गया और हमारी स्थिति बनी स्व राज्यम। अब जो दूसरा नियम है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो नः, वो कह रहा है कि रेफ लोपकारी, माने रेफ का लोप करने वाला ये जो उत्तर पद है, इस उत्तर पद के परे रहने पर क्या होता है, ये जो जहां र का लोप हो गया है उस पद के ठीक पहले वाला, माने ये इसके ठीक पहले वाला जो अण है माने ह्रस्व स्वर है, अ ई उ में से कोई सा भी स्वर है, उस स्वर को दीर्घ हो जाता है। माने अ है तो आ हो जाएगा, इ है तो ई हो जाएगी, और उ है तो ऊ हो जाएगा। तो जब ये स्व है, इस स्व को जब हो जाएगा स्वा, तो स्थिति बनेगी स्वाराज्यम, स्वाराज्यम। फिर से देखिए इस बात को, चलिए पहले का ये सब मैं मिटा देती हूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हमारा नियम कह रहा है कि जब कोई सा भी पद ऐसा हो जिसके अंत में र आ रहा हो, उसके ठीक बाद वाले पद के पूर्व में भी र आ रहा हो, मतलब हलंत र के ठीक बाद अगर र आ रहा हो, अब वो र री रू कुछ भी हो सकता है, तो पहला नियम हमारा कहता है कि पहले वाले रेफ का लोप हो जाता है। तो ये स्वर धन राज्यम, इस र के बाद ये र आया तो इस पहले वाले र का लोप हो गया और बचा स्व राज्यम। दूसरा नियम हमारा कहता है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, कि जिसने र का लोप कर दिया है ऐसे र से युक्त र लोपकारी उत्तर पद के परे रहने पर जो पहला वाला पद है उस पद के अण को दीर्घ हो जाता है। माने र के पूर्व का जो अण है, ये र के पूर्व का अण है, ये अ, स्व का अ, उस अ को दीर्घ हो जाता है, माने अ की जगह पर आ हो जाता है, ई होगी तो ई हो जाता है, ऊ होता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। ये नियम ढ्रलोपे पूर्वस्य न से, ये इस सूत्र से ये प्रक्रिया होगी और स्व को स्वा हो जाएगा, अ को आ हो जाएगा, तो स्वा राज्यम और हमारा पद बनेगा संधि करने के बाद स्वराज्यम। फिर देखिए एक उदाहरण, पुनर्धन रमते। पुनर
धन रमते, वस्तुतः वो है पुनः धन रमते। फिर वही बात कि विसर्ग को विसर्ग संधि के नियम से र हो गया और स्थिति बनी पुनर्रमते। र क्यों हुआ ये हम आगे विसर्ग संधियों के भी नियम पढ़ने वाले, उसमें मैं आपको समझाऊंगी। तो पुनर्धन रमते ये स्थिति बनी। देखिए हमारा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है कि र के बाद र आ रहा है, र के बाद र आ रहा है, तो हमारी रोरी संधि कहती है कि पहले वाले रेफ का लोप हो जाएगा। तो र के बाद र आ रहा है तो इस र का लोप हो गया और स्थिति बनी पुन रमते। हमारा दूसरा सूत्र आया ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो णः। ढ्रलोपे उत्तर पदे माने ढ और र का लोप करने वाले, हम अभी ढ को ले नहीं रहे तो र का लोप करने वाले उत्तर पद के परे रहते। तो ये उत्तर पद जो है इसने र का लोप किया है, तो ये र लोपकारी उत्तर पद के परे रहते क्या हो जाता है, पूर्वस्य अणः दीर्घ। ये लुप्त हुआ जो पद था उस पद के, ये जो लुप्त हुआ पद था उस पद के पूर्व स्वर को माने इस स्वर को दीर्घ, अणः माने अण का दीर्घ हो जाता है। माने वो अगर ह्रस्व स्वर है तो वो ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाता है। तो ये पुन का अह्रस्व था तो ये दीर्घ हो गया और बना पुना रमते, और हमारा शब्द बनेगा पुना रमते, अकार को दीर्घ हो गया। फिर से देखिए एक बार कि पुनर्धन रमते, तो र के बाद र आया तो इस पहले वाले र का लोप हो गया रोरी संधि के नियम से, रोरी सूत्र से। हमारी स्थिति बनी पुन धन रमते, पर अभी संधि पूरी नहीं हुई है। फिर एक सूत्र आया ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो णः, माने ढ और र का लोप करने वाले उत्तर पद के परे रहने पर पूर्वस्य माने लुप्त हुए र के पूर्वस्य माने पूर्व के वर्ण को, दीर्घ पूर्व के अण को, अण को क्या हो जाता है, दीर्घ, दीर्घ आदेश हो जाता है माने ह्रस्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। तो अ था तो आ हो गया और हमारा शब्द बना पुना रमते, और इसको जोड़ दिया तो ये संधि किया हुआ पद हमारे सामने आया पुना रमते। अभी हमने केवल अ के उदाहरण देखे, आगे के स्लाइड्स में हम ई और उ के भी उदाहरण देखेंगे क्योंकि अण में 3 स्वर आते हैं अ, ई और उ। तो उन उदाहरणों को भी हम देखते हैं, पर उन उदाहरणों के को देखने के पूर्व मुझे ये विश्वास है कि आपको रलोप संधि के अंतर्गत रोरी और ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण इन दोनों सूत्रों का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये रलोप संधि यदि अच्छे से समझ में आ गई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर आगे और कार्य करने के लिए मुझे प्रोत्साहन दीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं अन्य उदाहरण अ के भी, उ के भी और ई के भी। तो देखिए हमारे पास एक उ का उदाहरण आया, शंभुधन राजते। देखिए शंभु था, उस शंभु को र हुआ, विसर्ग को र हुआ, शंभुर, शंभुर और राजते ये स्थिति बनी। तो र के बाद र आने से इस र का लोप हो गया रोरी संधि के नियम से और शब्द बना हमारा शंभु राजते, और फिर रेफ का लोप हो गया। अब ये अगला सूत्र आया कि ढलोपे पूर्व से दीर्घोण माने र का लोप करने वाले उत्तर पद के परे रहने पर पूर्वस्य माने र के पूर्व का जो स्वर था उसको दीर्घ हो जाता है। तो ये उ था, उसको ऊ हो गया बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ, और हमारा शब्द बना शंभु राजते। अब हम एक उदाहरण ई का भी देखते हैं, परंतु उससे पूर्व एक बात कहना चाहती हूं कि यदि आप इसी तरह सूत्र शैली में स्वर और व्यंजन संधियों को भी समझना चाहते हैं, मतलब स्वर और व्यंजन संधियों के सूत्रों को भी इसी शैली में भली भांति समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यहाँ आई बटन में जाकर
व्यंजन संधि और स्वर संधि के प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आप सारी संधियों को देख सकते हैं। विसर्ग संधि के वीडियो भी बहुत शीघ्र मैं बनाने वाली हूं, तो इसके बाद आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ई के उदाहरण की ओर। तो ये ई का उदाहरण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्धन रसः। देखिए, हम किसी भी शब्द के साथ जब हम निर उपसर्ग लगाते हैं तो वो निर उपसर्ग का र या तो कोई व्यंजन है तो ऊपर चला जाता है, और अगर कोई स्वर है तो उससे जुड़ जाता है। जैसे क्षम्यता, हमें निर्धन गच्छति या निर्धन गम, तो निर्गम शब्द बनता है ना। निर्गच्छति, निर्गच्छति। या अगर निर आधार है तो निर का जो र है वो आ, इन दोनों का संयोग हो जाता है और निराधार शब्द बनता है, माने वो र बना रहता है। पर इस निरुपसर्ग के र के तुरंत बाद अगर दूसरा र आ रहा है तो ऐसी स्थितियां नहीं बनती। र के ऊपर कभी भी र जाता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति कभी भी बनी तो इस र का हमेशा लोप ही हो जाता है। मतलब पूरे व्यंजनों में केवल एक ही व्यंजन ऐसा है र, जिसके ऊपर कभी भी ऐसा रेफ चढ़ता नहीं है। तो निर्धन रसः ये स्थिति बनी तो निर का जो र है वो हलंत र है, उसके ठीक बाद ये र आ रहा है। रोरी संधि की शर्त पूरी हो रही है कि रह री लोपः। री मने र परे रहने पर रह मने र का लोप, लोप हो जाता, रेफ का लोप हो जाता, तो इस रेफ का हो गया लोप और स्थिति बनी नि रसः। अब हमारी दूसरी संधि का नियम आया, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणः, माने र लोपकारी उत्तर पद के परे रहने पर पूर्वस्य अणः दीर्घः। इस र के पूर्व का जो अण है, माने इस नी का जो ई है, ह्रस्व ई है, उस ई को दीर्घ हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी नी रसः और हमें शब्द मिलेगा नीरसः। यहाँ पर इसके इकार को दीर्घ हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं, जिसको निरोग, इसको लोग निरोग लिखते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, पर निरोग शब्द नहीं बनता, निरोग शब्द बनता। देखिए यहाँ पर देखिए, निर उपसर्ग के साथ रोग शब्द की जब संधि हो रही है तो रोरी संधि यहाँ पर काम कर रही है। देखिए रोग का र और निर का र ये दोनों पास आए हैं, मैंने र के बाद र आया है, तो इस पहले वाले र का रोरी संधि से इस रेफ का लोप हो जाएगा और निरोगः ऐसी स्थिति बनेगी। और फिर हमारा दूसरा सूत्र आएगा, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणः। तो यहाँ पर र लोपकारी रोग इस उत्तर पद के परे रहने पर जिस र का लोप हो गया है उस र के पूर्व अण को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर अण है ई, तो ई को दीर्घ हो गया ई। पिछले सूत्रों में हमने देखा था कि अ अण, अण में 3 स्वर आते हैं, अ ई ऊण, मतलब अ ई और उ। तो जब अ था स्वर राज्यम तो आ हो गया था। अभी हमने एक उदाहरण देखा, शंभु राजते, वहां शंभुर शब्द था, तो र का लोप होके भू को भू हो गया था, माने ऊ को दीर्घ हो गया था ऊ। और यहाँ पर नी ई है तो ई को दीर्घ हो गया और दीर्घ ई होकर हमारा शब्द बना नी रोगः, जोड़ने पर बना नी रोगः, इस इकार को दीर्घ हो गया। आशा है कि आपको यह रलोप संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको रलोप संधि और उसके दोनों सूत्र रोरी और ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना अच्छी तरह से समझ में आ गए तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने अच्छे कमेंट्स दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।